दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में सामयिक श्रृंखला और उससे जुड़े कुछ पहलुओं पर अभ्यास किया था, जिसमें हमने सबसे पहले सामयिक श्रृंखला का अर्थ और सामयिक श्रृंखला की सामान्य जानकारी पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम सामयिक श्रृंखला का महत्व अथवा उपयोगिता, जिसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि सामयिक श्रृंखला की अंकशास्त्र में क्या आवश्यकता है, इस विषय पर आज हम इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। सामयिक श्रृंखला के महत्व के बारे में चर्चा करने से पहले बता दिया जाए कि अंकशास्त्र में हम किसी भी सूचना को आंकड़ों के तौर पर प्राप्त करके उसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करके उसे सरल एक ढांचागत तौर पर उसे प्रारूप देते हैं और उसका विश्लेषण करके कई सारे भावी और उपयोगी निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार से जो समय अनुसार अंकों की श्रृंखला तैयार की जाती है, उसका भी एक उद्देश्य यही होता है कि भावी हम निर्णय पर या भावी समस्याओं पर विचार कर सकें। इसी प्रकार से हम सामयिक श्रेणी के महत्व पर चर्चा करेंगे। सामयिक श्रृंखला का महत्व, इस विषय पर पहला मुद्दा यह है कि भूतकाल के श्रेणी मूल्य में होते परिवर्तन की दिशा तथा प्रवाह व पैटर्न ज्ञात कर सकते हैं। भूतकाल के आंकड़े, जैसा कि हम आंकड़ों की श्रृंखला समय अनुसार प्राप्त करते हैं, तो भूतकाल का जो समय, बीता हुआ जो समय है, उसमें जो भी आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उन आंकड़ों के आधार पर हम वर्तमान में क्या परिस्थिति है और भविष्य में कौन से आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। इसका उदाहरण समझने के लिए मैं आपके सामने एक सामयिक श्रृंखला का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर गुजरात में मास मई अर्थात मई महीने के 15, 16, 17, 18 और 19 ये 5 जो तारीखें हैं, उन तारीखों में जो भी संक्रमित व्यक्तियों की संख्या हुई है, वह स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या और मृतकों की संख्या, जैसा कि आप आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में देखते हैं, आपको उसमें पर डे का रिकॉर्ड दिया होता है। और सामयिक श्रृंखला का अभ्यास और उसकी आवश्यकता को समझने के लिए मैंने आपके सामने 15 से 19 मई तक के इन आंकड़ों को प्रस्तुत किया है। जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए कि 15 मई के दिन गुजरात में 9,591 संक्रमित व्यक्तियों की संख्या थी, जिसमें 15 मई के दिन 324 व्यक्तियों के संक्रमित होने का केस दर्ज हुआ था। जबकि स्वस्थ व्यक्तियों की बात करें तो 15 मई में 3,753 व्यक्ति स्वस्थ हुए थे और 15 मई के दिन 191 व्यक्ति स्वस्थ हुए थे। जबकि 15 मई में गुजरात में कोरोना महामारी के इस चपेट में 586 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और 15 मई के दिन मरने वालों की संख्या 20 थी। अब हम सामयिक श्रृंखला के इस मुद्दे को समझने के लिए इन आंकड़ों का उपयोग करेंगे। पहला मुद्दा हमारा यह था कि भूतकाल की जानकारी या भूतकाल की सूचनाओं पर से हम जो भी अंकों की श्रृंखला है, उसकी दिशा और प्रवाह जान सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, जैसा कि संक्रमितों की संख्या 15 मई के दिन 324 व्यक्ति संक्रमित हुए थे, जो 16 मई के दिन 340 हुए थे। अर्थात कहीं ना कहीं संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में इजाफा हुआ है। बात करें 17 मई की, तो 17 मई के दिन कुल केस 1057 हुए थे, जो कि 10.64% जितना हुआ था। 18 मई की बात करें तो संक्रमितों की संख्या 391 हुई,
जो 3.56% जितना था। 19 मई को बात करें तो 366 व्यक्ति संक्रमित थे और इनका जो प्रतिशत प्रमाण था वो 3.22% था। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि भूतकाल अर्थात 16 तारीख पर ध्यान किया जाए तो 340 केस थे। अब 15 तारीख ये भूतकाल का आंकड़ा दर्शाता है। अब 15 तारीख में जो केस थे वो कम थे, जबकि 16 तारीख में केस बढ़ चुके हैं और 17 तारीख को फिर से केस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और 18 तारीख में भी 15 तारीख की अपेक्षा, जैसा कि आप देख सकते हो, 15 तारीख में 324 केस जो कि सबसे कम केस थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया वैसे वैसे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। कहीं ना कहीं यह जो आंकड़े हैं यह प्रस्तुत करते हैं कि संक्रमित व्यक्तियों की संख्या कहीं ना कहीं लगातार समय के साथ बढ़ रही है। यह एक उदाहरण है जो दर्शाता है कि भूतकाल के आंकड़ों के आधार पर जो आंकड़ों का प्रवाह या दिशा है वो उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, उसे समझने के लिए हम यहाँ पर इन सामयिक श्रृंखला के आंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा है श्रेणी मूल्य में होने वाले अनुपात परिवर्तन। अनुपात अर्थात प्रमाण परिवर्तन से भविष्य के मूल्य में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात आपको इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर मान लो कि आज जो भी आंकड़े हैं और कल जो आंकड़े हैं, इस तरह से 2 दिन के आंकड़ों को जोड़कर तीसरे दिन कौन सा आंकड़ा प्राप्त होगा उसका अनुमान लगाना, अर्थात कहीं ना कहीं मूल्य में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करना, यह मुद्दा स्पष्ट करता है। इस मुद्दे को समझने के लिए हम कोरोना के 15 मई से 19 मई तक के आंकड़ों में जो स्वस्थ व्यक्तियों के आंकड़े हैं उन पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हो 15 मई के दिन 191 व्यक्ति जो है वे स्वस्थ हुए थे और 16 मई के दिन 282, 17 मई की बात करें तो 273, 18 मई में 191 व्यक्ति स्वस्थ हुए थे, जबकि 19 मई के दिन सबसे अधिक 305 व्यक्ति स्वस्थ हुए थे। यहाँ पर 15 मई में जो स्वस्थ व्यक्तियों का प्रमाण था वो 5.36% था, जो कि 16 मई में 7.51% हुआ है। 17 मई में यह बढ़कर 6.77% हुआ है। 18 मई को कहीं ना कहीं ये जो प्रतिशत परिवर्तन था उसमें उत्तरोत्तर देखा जाए तो प्रमाणसर कमी देखने को मिली है, जबकि 19 मई के दिन ये जो स्वस्थ व्यक्तियों का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं सबसे अधिक 6.78% हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रतिशत परिवर्तन है वो लगातार वृद्धि देखने को मिल रहा है सिर्फ 18 मई को छोड़कर। अर्थात कह सकते हैं कि कोरोना काल में जो 15 से 19 मई का समय काल है उसमें स्वस्थ व्यक्तियों का जो प्रतिशत दर है वो करीबन 5 से लेकर 8% तक का है। अर्थात भविष्य में यदि योग्य व्यवस्था दी जाए और फैसिलिटी दी जाए तो हम इस 8% के दर को बढ़ाकर 10% तक कर सकते हैं। यदि परिवर्तन किया जाए या परिवर्तन लाना है तो कहीं ना कहीं हम आने वाले समय का जो स्वस्थ व्यक्तियों का जो प्रतिशत दर है वो 10% के लगभग ला सकते हैं। तीसरा जो मुद्दा है, भविष्य के अनुमानित मूल्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है, जैसे कि सरकारी नीति और औद्योगिक नीति। सरकार हमेशा किसी भी क्षेत्र में जानकारी को सर्वप्रथम प्राप्त करती है और उस पर विश्लेषण करने के बाद ही अपनी जो व्यूह रचनाएं तैयार करती है। सरकार किसी भी समस्या का अभ्यास करके उनके आंकड़ों को तैयार करने के बाद उन आंकड़ों का विश्लेषण करती है और भविष्य में जो महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं उस पर चर्चा करती है। हम इस मुद्दे को समझने के लिए 15 मई से 19 मई तक के जो गुजरात के आंकड़े हैं जिसमें कोरोना से मरने वालों की संख्या उसका
हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। 15 मई के दिन मृतकों की संख्या 20 थी। 16 मई को यह संख्या 20 रही है। 17 मई के दिन मृतकों की संख्या 19 है। 18 मई 34 और 19 मई 35। इस तरह से देखा जाए तो जो मृतकों की संख्या का दर है वो 3.53%, 3.41%, 3.14%, 5.44%, 5.31%। शुरुआत के 15, 16, 17 में यह जो प्रतिशत का दर है वो लगभग 3 से 3.5% की दर से मृतकों की संख्या है, जो कि 18 और 19 मई के दिन ये आंकड़े कहीं ना कहीं 5% से 5.5% के लगभग हुए हैं। अर्थात कहीं ना कहीं मृतकों की संख्या में 2% जितना जो कमी है वो देखने को मिली है। कारण कि जैसे जैसे प्रतिशत बढ़ेगा मरने वालों की, वैसे वैसे सरकार को इन आंकड़ों पर चिंता करना पड़ेगा। लेकिन इन आंकड़ों को कम करने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं और प्रयास करने के कारण इन्हें सफलता मिली, जो कि 18 और 19 मई के जो आंकड़े हैं उसमें 2% का सुधार देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से अगर सुधार मिले हैं तो उन सुधार के लिए सरकार ने कौन से प्रयास किए होंगे, इन आंकड़ों के आधार पर जो मरने वालों की संख्या है उसे कम करने के लिए सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है और भविष्य में उन नीतियों को किस तरह से लेकर चलना है, इस मृतकों की संख्या के आंकड़ों के द्वारा सरकार निर्णय ले सकती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भावी निर्णय लेने में भी कहीं ना कहीं सामायिक श्रृंखला का महत्वपूर्ण योगदान है। सामायिक श्रृंखला का महत्व एक यह भी है कि हम किसी भी 2 अलग अलग समय के या किसी 2 अलग अलग क्षेत्र के या किसी 2 अलग अलग संस्थाओं के आंकड़ों के बीच में तुलना करके बुद्धिगम्य निर्णय लेने और विश्लेषण करने की व्यवस्था कर सकते हैं। अर्थात अगर हमें आंकड़ों के बीच तुलना करनी है तो कहीं ना कहीं सामायिक श्रृंखला के जो आंकड़े होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तुलनात्मक अभ्यास की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 15 तारीख को 3.5% संक्रमितों की संख्या थी, जो 16 मई के दिन 3.54 हुई है, अर्थात संक्रमण बढ़ रहा है। 17 मई को संक्रमण 10.64 हुआ, अर्थात संक्रमण का जो दर है वो लगभग कहीं ना कहीं 3 गुना हुआ है। और 18 मई के दिन संक्रमण का दर जो है पुनः 3.56, अर्थात 17 मई के पहले जो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या का दर था उस आंकड़ों को कहीं ना कहीं दर्शाता है। 19 मई के दिन उसी तरह से 3.22, अर्थात संक्रमण का दर बहुत कम हुआ है। यहाँ पर तुलना करने पर हमें पता चल रहा है कि शुरुआती दौर पर 15, 16 और 17 को जो आंकड़े थे संक्रमण के वो बढ़े, लेकिन फिर जब केस बढ़े तो साथ ही साथ जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मेडिकल और स्वास्थ्य की सुविधा है उस पर ध्यान दिया गया होगा और लोगों को जानकारी दी होगी, और जिसके कारण 18 और 19 तारीख को कहीं ना कहीं संक्रमित व्यक्तियों के केस को कम करने का प्रयास किया गया था। उसी तरह से हम तुलना करें 15 तारीख के स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या जो 5.36, 16 को 7.51, 17 को 6.77। यहाँ पर देखा जाए तो स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती चली आ रही थी, लेकिन 18 मई के दिन जो ये स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या थी उसमें कमी देखने को मिली, और 19 मई को पुनः वो कहीं ना कहीं 7% के दर पर पुनः स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली। उसी तरह से मृतकों की संख्या की बात करें तो 3.53 15 तारीख के दिन, 16 के दिन 3.41, 17 मई के दिन 3.14। यहाँ पर करीब आप देख सकते हो कि 3 से 3.5% जितना मृतकों की संख्या थी, जो 18 और 19 मई के दिन लगभग 5% से 5.5% के लगभग हुआ। अर्थात यहाँ पर
सरकार अपने भूतकाल के आंकड़ों की मदद से संक्रमितों की संख्या, स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या और मृतकों की संख्या के आंकड़ों को प्राप्त कर उस पर तुलना करती है और तुलना करने के बाद निर्णय लेती है कि हम किस तरह से इन आंकड़ों को हम कम कर सकें और जो कोरोना नामक महामारी है उससे आम जनता को आश्वासन प्रदान कर सकें और उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें। और यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि सामाजिक श्रृंखला का योगदान मात्र किसी निश्चित क्षेत्र में नहीं बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में आंकड़ों को प्राप्त करके उस पर निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है।